के राम अलग है। हालांकि दशरथ वाले राम भी कबीर के ही राम है, राम दोनों सेम है, लेकिन दोनों की विश्लेषण अलग है, मतलब डेफिनेट वो जो है एनालिसिस। राम को समझने का मतलब यह है कि अतुलित बलधामा, ये फॉर्मूला उसी में दिया हुआ है, क्या कहते हैं हनुमान चालीसा में, रामदूत अतुलित बलधामा, इनफाइनाइट पावर। और जब लोग एनसीईआरटी रखते हैं ऐसे हनुमान चालीसा रखते हैं। इमरान भाई जरा फैजल भाई को बुलाइए, फैजल भाई को। मॉडर्न इंडिया, टुडे वी विल स्टार्ट द स्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया। स्टोरी, हिस्ट्री मीन्स इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट। इंग्लिश में पढ़ाए हिंदी में? चल हिस्ट्री ठीक है, बाइलिंगुअल पढ़ाए। हिस्ट्री सिंपल, स्टोरी विद मैसेजेस। एग्जाम्पल, आप जब भी कोई चीज कहें, तीन तरह के मत होते हैं, मत विचार। वन इज मिथोलॉजी। मिथोलॉजी मीन्स यू आर सेइंग समथिंग बट विदाउट एविडेंस। तुम कुछ कह रहे हो लेकिन तुम्हारे पास उसका एविडेंस नहीं है, दैट इज मिथोलॉजी, विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय रिस्पॉन्सिबल पीपल। ये सिविल सर्विस जो प्रिपरेशन है, इट्स अ प्रिपरेशन फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। इसलिए एनसीईआरटी में जहां जहां भी एविडेंस नहीं है, वहां एनसीईआरटी तुरंत कहती ऐसा लगता है। इट सीम्स। बिना एविडेंस के जो लोग बोलते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। साक्ष्य, लॉजिक नहीं। अगेन बोथ आर वेरी डिफरेंट। लॉजिकली यू कैन प्रूव एवरीथिंग। लॉजिक मतलब होता है कि एक आदमी है जिसका दिमाग बड़ा शार्प है और वो किसी भी चीज को प्रूव कर सकता है। इसलिए लॉजिक वाले आदमी से, जिसका हाई लेवल लॉजिक है, उसको डिबेट में हराना बहुत मुश्किल है। पर लॉजिक यूपीएससी नहीं मानती, कोर्ट नहीं मानता। कोर्ट लॉजिक में बिलीव नहीं करती। जुडिशरी, कोर्ट एविडेंस में बिलीव करती है। ऐसे ब्यूरोक्रेसी भी एविडेंस में बिलीव करती है। आप कुछ कह रहे हो तो वॉट एवर यू आर सेइंग, यू हैव टू इमीडिएटली प्रेजेंट द एविडेंस। दूसरी चीज है हाइपोथेसिस, मींस रिसर्च इज गोइंग ऑन। कोई मत है, कोई विचार है, उसके सपोर्ट में भी पॉइंट है, उसके अगेंस्ट में भी पॉइंट है, हाइपोथेसिस। और तीसरी चीज है थियरी, हेंस प्रूव्ड। एविडेंस है, तुम जो कह रहे हो उसको प्रूव कर सकते हो। पहली चीज तो ये सीखनी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रिपरेशन। Whatever I will speak from here, I will give the evidence, no logic. Whatever you will speak from there, you will give the evidence, no logic. और अगर मैं आपको एविडेंस नहीं दे रहा हूं तो आपको 5000% राइट है हाथ उठाकर पूछने का, मास्टर किस एविडेंस पे बोल रहे हो। अभी एक साहब मुझसे मिलने आए थे, पता नहीं क्लास में है कि नहीं, बड़ी अच्छी किताब लाए हो, मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह। किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना, उसके युवा को बिगाड़ दो। किसी भी परिवार को बर्बाद करना हो,
किसी भी परिवार को बर्बाद करना हो, उसके घर के बच्चों को बिगाड़ो। किसी भी देश को बर्बाद कर रहा हो, उसके युवाओं को बर्बाद कर दो। युवा मतलब होता है विद्रोही, रिबेल, डाकू, क्रांतिकारी। उसको कहां नौकरी वोकरी के लिए रोएगा, वो नहीं मिलेगी, छीन लेंगे। 10 लाख लड़के अगर पार्लियामेंट पहुंच जाएं आज, कितने लोग बैठे हैं? 545 बस। 10 लाख लड़के, 10 तो 1789 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं। लेकिन इन 545 लोगों ने इतने ढंग से इस युवा को बांट दिया है कि तुम्हें नौकरी चाहिए, क्या नाम है तुम्हारा? पंकज तिवारी। पंडित हो जी, तो गाना गाओ, जो राम को लाए हैं। ऐसा एक ही आदमी नहीं बना रहा गाना, सब बना रहे हैं। अब के चुनाव की सबसे खास बात यह है कि हर पार्टी भजन बना रही है। कांग्रेस वालों के पास सिंगर नहीं है, पैसा नहीं दे पा रहे होंगे तो इनके बेचारों के पास सिंगर नहीं है। बाकी सबने हाई क्वालिटी सिंगर हायर किए, बढ़िया बढ़िया सिंगर। अब वोट मांगने से नहीं मिलेगा तो गा के मांगेंगे, ऐसे हिजड़े भी मांगते हैं। भारतीय राजनीति की एक नए दौर की शुरुआत हो गई। अब राजनेता, शायद ऐसा लगता है कि अब राजनेता रहे नहीं। हिजड़े घर घर जाते हैं ना, गा गा के मांगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देख रहा हूं कि अभी FIR कराएंगे। सारी पार्टियां अच्छी है, सारे नेता अच्छे हैं, ये मैं कह रहा हूं। कोई राम राज्य लाएगा, कोई श्याम राज्य लाएगा। अभी अखिलेश जी ने कहा कि मेरे सपने में कृष्ण आ रहे हैं। आप जब भी बोलेंगे ना, जब भी, मैंने कहा ना, किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, उसके यूथ को बर्बाद कर दो, उसको पकड़ा दो, झुंझुना, रैटल कि तुम हिंदू हो जी, हिलाओ। फिर एक को पकड़ा दिया, गिले, पकड़ा दो, झुंझुना, रैटल कि तुम हिंदू हो जी, हिलाओ। फिर एक को पकड़ा दिया, गिले, मुसलमान जी, तू दोनों हाथ से हिला। फिर दलित को पकड़ा दिया, फिर ब्राह्मण को पकड़ा दिया, सब हिला रहे हैं ऐसे ऐसे। और वो 545 लोग मौज कर रहे हैं। आओ चले, कहां बैठे हो यार? 10 लाख, सिर्फ 10 लाख। ये भैया डिलीट कर देना, नहीं बंद हो जाएगी। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध में हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अगर विरोध में हिंसा शामिल है तब वो विरोध नहीं है। डेमोक्रेसी बहुत प्यारी चीज है, विरोध करना चाहिए, काली पट्टी बांध के शांतिपूर्वक। 700 किलोमीटर मैंने साइकिल यात्रा की थी, किसी ने मुझे ना रोका ना मारा। आगरा में एक छोटी सी घटना घटी थी, पर उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई थी। मैं जिस शहर से निकलता था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, डिपार्टमेंट खुद ही बता देता कि सर इधर समझ जाइए, इधर से चलेगी, ठीक है। इसलिए मैंने उसको सत्याग्रह का नाम दिया था, और मैंने हर आदमी को वार्न किया था कि अगर किसी ने मेरे ग्रुप में बदतमीजी की, और ज्यादा लोग मुझे चाहिए नहीं थे, तो विरोध करो, एकदम करो, विरोध के लिए मना नहीं है। लेकिन भैया, आपके टैक्स के पैसे का वो है, रेलवे जो चल रही वो आपके पैसे की है, उसे क्यों जला रहे हो? विरोध करना बुरा नहीं, विरोध होना ही चाहिए। तो अब हम इस स्टोरी में, मॉडर्न इंडिया में, एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे, और इस तरह से पढ़ेंगे, इसका एविडेंस कि हिस्ट्री इज अ स्टोरी विद मैसेजेस। ये देखो, 1556, एक मिनट चांस देंगे सबको बीच बीच में। 1556 कौन बैठा हिंदुस्तान की गद्दी पे? अकबर।
किसी भी शासक को पढ़ने से पहले, whenever you are going to prepare a ruler, you should always be aware about the background of the ruler. वो किस बैकग्राउंड में गद्दी पे बैठ रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। 1398 से 1566, 1398 तैमूर इन्वेजन, 1398 से 1556 कितने साल? 158, 158 साल। भारत में सेंट्रल पावर एब्सेंट। समय समय पर लोग आते रहे। तैमूर के जाने के बाद सैयद वंश आया, सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी, काफी अच्छे एरिया को लोधियों ने संभाला। फिर अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी, 1526 पानीपत के युद्ध में उसकी पराजय हुई, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन इससे पहले कि मुगल स्थापित होते 1530 में बाबर मर गया और 1540 में हुमायूं को भागना पड़ा। और 1540 से 45 5 साल एक बहुत काबिल आदमी का शासन रहा, शेरशाह सूरी। उसके बाद उसका भी कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ। और इस तरह से 1398 से 1556 हर जगह एनार्की, एडमिनिस्ट्रेशन एनार्की, लैंड रेवेन्यू एनार्की, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, डिसयूनिटी, एकता का अभाव। अब ये चैलेंजेस थी इस आदमी के सामने, अकबर के सामने। ये सारी चुनौतियां थी, चैलेंजेस, और इतने प्यार से उसने इन सारे चैलेंजेस को हैंडल किया। एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन चेक एंड बैलेंस, पूरे प्रशासन का एक जबरदस्त संरचना तैयार की। चेक एंड बैलेंस, वजीर सेनापति दोनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे। डिसयूनिटी, चारों तरफ अराजकता, तौहीद इलाही, जिसे बाद में कहा गया दीन इलाही, दीन इलाही। लैंड रेवेन्यू, आईने दहशाला, जिसको हम आज तक फॉलो करते हैं, आज तक। ये 10 साल का रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, 10 साल बाद इसमें रिफॉर्म किया जाता था, इसलिए इसको कहा जाता था आईने दहशाला। एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, अलाई की इसने राजपूत पॉलिसी, लोकल ताकतवर लोगों को अपना दोस्त बनाया और एक पावरफुल मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हर फ्रंट, ये तो मैंने 4 एग्जांपल दिया आपको। P is equal to P. पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, ये फॉर्मूला है। और जब भी कोई रूलर इस फॉर्मूले को तोड़ता है, जब भी कोई व्यक्ति इस फॉर्मूले को तोड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उसकी जिंदगी खत्म। और जब भी कोई रूलर इस फॉर्मूले को तोड़ता है शासक के रूप में, उसका शासन खत्म। पॉलिसी शुड डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी। ऐसा आपका जीवन है, आप एक प्रायोरिटी सेट करो अपनी कि पहला काम क्या कर ले, पहला कौन सा काम करें जिससे बाकी सारे काम अपने आप हो जाएं। करना सब है, बहुत तेजी से बोले यस सर। तमन्ना के साथ ताकत रखनी पड़ेगी, दोनों एक साथ रहती है, अकेले कभी नहीं रहती तमन्ना और ताकत। तमन्ना तो रिक्शे वाले के पास भी है, ताकत पैदा करनी पड़ेगी। किसी भी शासक को महान बन गया, हिस्ट्री इसको महान कहती कि यार इतनी अराजकता के बाद, आफ्टर द एनार्की ऑफ 158 years, this man comes to power and this man establishes every front. 49 years, 49 साल लगे एक पावरफुल मुगल साम्राज्य की स्थापना में। इसी के साथ हिस्ट्री में एक और आदमी है, इसी के वंश का, औरंगजेब। इस आदमी को अपनी प्रायोरिटीज नहीं पता थी। सही और गलत की बात ही नहीं है,
हिस्ट्री को दो तरह से पढ़ाया जाता है, एक आम आदमी के लिए। हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट वेयर बुक्स आर रिटन फॉर टू पीपल, वन इज फॉर कॉमन पीपल, वन इज फॉर एरिस्टोक्रेसी। हिस्ट्री किताबें दो वर्ग के लिए लिखी जाती हैं, एक शाही वर्ग के लिए लिखी जाती हैं। शाही वर्ग क्योंकि एविडेंस मांगेगा ना, तुम इसको गाली दोगे वो एविडेंस मांगेगा। इसने 51 ईयर शासन किया, सारी चुनौतियों के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य जिसका रहा, ये इसकी उपलब्धि है। इतनी चुनौतियां, सारे फ्रंट पे चुनौतियां, एक विद्रोह का सामना नहीं कर रहा था, मल्टीपल रिवोल्ट, मल्टीपल सिख रिवोल्ट, जाट रिवोल्ट, मराठा रिवोल्ट, बुंदेला रिवोल्ट, अफगानी रिवोल्ट, चारों तरफ रिवोल्ट। 22 साल दक्कन में बैठा हुआ है, दक्कन महाराष्ट्र, लेकिन इसके साम्राज्य पर कोई असर नहीं पड़ा, इसकी उपलब्धि है। तो यू प्रिपेयरिंग फॉर ब्यूरोक्रेसी, इफ यू सी हिम एज अ हिंदू, यू विल मिस हिज अचीवमेंट्स। इफ यू सी हिम एज अ मुसलमान, you will miss his mistakes. अगर तुमने इसे मुसलमान की तरह देखा तो इसकी जो गलतियां हैं वो तुम निगलेक्ट कर दोगे, और अगर तुमने इसे हिंदू की तरह देखा तो इसकी जो अचीवमेंट है वो तुम मिस कर दोगे, और दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शायद ये अपने समय को समझ नहीं सका। समय को समझना कभी कभी आप नहीं समझते हो, लेकिन आप इतने समझदार होते हो कि आप अपने साथ समझदार लोगों को रख लेते हो। अकबर को देखो, 9 रत्न है उसके पास, 9 ज्वेल्स, और एक से एक। अगर आप नहीं सोच पाते हो बहुत ज्यादा अच्छा, तो बहुत समझदार लोगों को अपने साथ रखो। संगत जो है ना, संगत कंपनी, वो तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है, पूरा। आज से 4-5 साल पहले मैं धौला कुआं से आ रहा था, तो मेरे कोलीग मेरे साथ बैठे हुए थे। रात का टाइम था, 10 साढ़े 10 बज रहे थे इंडिया गेट पे। क्या हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं? मैंने गाड़ी रोकी, बोला उतरो। क्या क्यों? अरे मैंने कहा उतरो, दरवाजा बंद करो। चले गए, आज तक बात नहीं की। मान लो कोई थॉट सबकॉन्शियस में आके बैठ जाए तो। कैंसर का पेशेंट पता है क्यों मरता है? जो भी उससे मिलने आता है वो अपने मुंह पे लिख के लाता है कि तुम मरने वाले हो। हाँ, ये मेन वजह है कैंसर के पेशेंट की। कैंसर इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो जो भी मिलने आता है, जो भी, एक तो जिसने सुना आधा तो वो वहीं मर गया, और फिर जो मिलने आ रहा है एवरी डे। और अगर तुम लगातार सोचते रहो, जैसे आज हार्ट अटैक का एक और फॉर्मूला आया है कि लोग बहुत कॉशियस हो जाते हैं। जैसे फेसबुक यूट्यूब पे बड़े सारे बात है ना कि हार्ट अटैक के सिम्टम, और जब तुम किसी बीमारी के सिम्टम पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर है। पढ़ लिया सिम्टम, और सिम्टम डीप सबकॉन्शियस में चला गया, हार्ट मजबूत हो गई रात में, लेफ्ट हाफ में दर्द हो रहा है, सीने तक आ रहा है, निकल गए। जो भी बोलेंगे हम, जो भी हिस्ट्री। अब ये देखो, 2 मैसेज है कि एक आदमी, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स द प्रायोरिटी इन स्पाइट ऑफ a typical background, he succeeds in establishing a powerful Mughal empire. This person fails to understand the priority. ये आदमी समझ नहीं पाता, ना तो ये समझता है और ना ये किसी की सुनता है। ये समझता भी है और सुनता भी है, ये खुद समझता भी नहीं और सुनता भी नहीं। इसने 49 इयर्स में कुछ ना होने के बावजूद सब कुछ बना दिया, और इसने 51 इयर्स में सब कुछ होते हुए हिला दिया। मिटाया नहीं, मिटाया इसके बाद के लोगों ने,
हिला दिया था इसने, सारे खंबे पकड़ पकड़ के हिला दिए, हिल रहे। तो इसके बाद जो लोग आए वो हल्का सा मारो गिर गया। उनको लेटर मुगल्स कहते हैं। अच्छा किया उसने, कहा यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ बनाने को तो है नहीं, तो मैं हिला ही देता हूं। शायद इसको वाला फॉर्मूला याद रहा, पूत कपूत तो का धन संचय पूत सपूत। तो अगर अच्छे सक्सेसर होंगे तो बना ही ले जाएंगे, और मिटाना होगा तो मिट ही जाएगा। कुछ तो किया इसने। यह है हिस्ट्री, स्टोरी विद, तो कहानी है और उसके मैसेज निकालने हैं क्यों हुआ। रीजंस फॉर वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, हाउ द वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, हाउ द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, खत्म हुआ, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा पूरी दुनिया पे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सब। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि यार वॉर होते कैसे। पढ़ना नहीं है, पढ़ तो तुम चुके ही हो। ग्रेजुएशन मतलब तुम्हारी एलिजिबिलिटी है, तुम पढ़ चुके हो 15 साल स्कूल में और 3 साल कॉलेज में, 18 साल। और 18 साल पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हें पढ़ना पड़ता है तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। हर कहानी एक मैसेज है। जैसे मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया एक ऐसी कहानी है, एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। मॉडर्न इंडिया इज अ स्टोरी रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ अ नेशन कॉल्ड इंडिया। ये बात समझ में आई? व्हाट इज हिस्ट्री? स्टोरी विद, लेकिन what is the main thing of this messages? Evidences. बिना एविडेंस कुछ भी नहीं बोलोगे। कहते ना मेंस में नंबर नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी यार चले आ तो लिख के, कुछ भी जैसे बोलते हो वैसे लिखोगे भी तो, ऐसे बोलते हो वैसे लिखोगे भी। जैसे तुम अगर ठाकरे मूवी देखो तो उसमें बाल ठाकरे लॉजिक का सहारा लेता है, एविडेंस का सहारा नहीं लेता। जो वकील के साथ बहस होती है, कहता आपको कैसे पता अयोध्या में रामलला पैदा हुए, तो बाबर कहां पैदा हुआ, बोलते फरगाना में। फरगाना में से यहां क्यों आया? अगर तुम उस पूरी सीन को देखो तो उस पूरी सीन में बाल ठाकरे ने सिर्फ लॉजिक का सहारा लिया, एविडेंस उनके पास कुछ भी नहीं है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। कभी कभी तुम लॉजिक देते हो, तुमको लगता है कि बहुत सही जा रहे हो, नहीं सर, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी लॉजिक को मानती ही नहीं, एविडेंस। अगर लॉजिक में मुकदमे लड़े जाते ना तो बड़े सारे वकील बिना एविडेंस के ही फांसी चढ़वा देते कि सर जिस वक्त हत्या हुई ये घर में बैठ के हंस रहा था, इसके मरने से चूंकि इसको फायदा हो रहा था। मॉडर्न इंडिया इज अ स्टोरी which is related to the birth of a nation called India. इसके दो पार्ट हैं, दो। There are two parts of modern India. First part, जब पुराना स्ट्रक्चर टूट गया, खत्म हो गया, 1757 to 1857. This is the first part of modern India. When the old structure was eliminated, खत्म। किसी पुराने स्ट्रक्चर को खत्म करोगे तभी तो नया स्ट्रक्चर पैदा होगा। ये किया किसने? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडरशिप में हुआ। ये पहला फेज है, 1757 टू 1857। इसमें पुराना स्ट्रक्चर खत्म हुआ और नया स्ट्रक्चर, न्यू इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, न्यू सोशल स्ट्रक्चर, न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर। मॉडर्न एजुकेशन इसी दौर में तो शुरू हुई, मैकालेज डिक्लेरेशन 1835। सारी पुरानी संरचनाएं टूट गई।
यहाँ दिल्ली का मुगल बादशाह खत्म, यहाँ कलकत्ता का गवर्नर 1833 में। ये समझना है कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ यार। ये मोनार्की से हम डेमोक्रेसी की तरफ कैसे बढ़े। 1861 में लेजिस्लेचर पैदा हुआ। 1861 का जो एक्ट है उसकी सबसे प्रमुख बात क्या है? बर्थ ऑफ लेजिस्लेचर। ये समझना है। ये मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत क्यों हुई, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्योंकि हर चीज किसी ना किसी कारण से होगी। भारत में एक नया तबका पैदा हुआ, एक नया क्लास पैदा हुआ सोसाइटी में, एंड दैट क्लास वाज एजुकेटेड मिडिल क्लास। कौन है ये एजुकेटेड मिडिल क्लास? ये कैसे पैदा हुए? और भारत एक राष्ट्र के रूप में इन्हीं की देन है। दूसरा फेज 1857 से 1947, ये दूसरा फेज है। कंपनी खत्म, 1857 का रिवोल्ट हुआ, कंपनी एज अ रूलर खत्म, और अब रूलर बना क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। तो भारतीयों ने यहां जब भी अपने हक की मांग की, इस पार्ट में, इस राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए, वहां उन्होंने बताया कि साहब हम बहुत परेशान हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सेड कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले आपकी कंट्री पे कंपनी का शासन है। राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए कि साहब हम बहुत परेशान हैं साहब, हम आप ही की तो प्रजा है साहब। बोले नहीं नहीं, तुम हमारी प्रजा नहीं हो, तुम कंपनी की प्रजा हो। तो भारतीयों को लगा अच्छा, मतलब अगर क्राउन का शासन कभी आएगा तो वी विल एंजॉय द सेम राइट्स एंड ड्यूटीज विच इज एंजॉयड बाय द ब्रिटिश पीपल। और क्राउन का शासन आ गया 1857 के बाद, एक्ट ऑफ 1858। लेकिन वो जो सपना देखा था कि जो सुविधा ब्रिटेन के लोगों को मिलती वो हमें भी मिलेगी, वो नहीं मिली। तो इस दौर की सबसे प्रमुख घटना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस पीरियड इज नेशनल मूवमेंट। इस दौर की सबसे प्रमुख घटना है नेशनल मूवमेंट, जिसमें कई सारी धाराएं हैं। मास पॉलिटिक्स, जिसकी सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है आईएनसी, कांग्रेस पार्टी, और भी कई सारे लोग हैं। मास पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, ये सारी धाराएं इस फ्रीडम स्ट्रगल में आपको दिखाई पड़ेंगी। और सबने इस फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूत करने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और फिर 1947 में यह देश आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना जिसे हम आज कहते हैं इंडिया, दैट इज भारत। मॉडर्न इंडिया बस यही कहानी है। क्लियर? मॉडर्न इंडिया किस चीज की कहानी है? किस चीज की कहानी है? एक राष्ट्र के जन्म लेने की कहानी। कितने पार्ट में है? 2। एक पार्ट किसका है? इसमें द पीरियड द ओल्ड स्ट्रक्चर गॉट